हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीट के लिए एक चैप्टर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और वो चैप्टर है द सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, मतलब कोशिका जीवन की इकाई। इसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, जिसके क्वेश्चंस से मैं आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और हो सकता है कि आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। ठीक है, तो आज हम चैप्टर जो शुरू करेंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें, हु प्रपोज द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया। अगर अपन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या नजर आ रही है हमें, सेल थ्योरी। तो जैसे ही हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे दिमाग में सीधा एक पॉइंट आना चाहिए कि सेल थ्योरी क्या है और किसने दी। ठीक है, तो सेल थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं तो आपको पता होगा स्लीडन, जो कि एक जर्मन वनस्पति विज्ञ यानी बॉटनिस्ट था, और एक श्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट यानी जंतु विज्ञ था। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, एक क्यूमुलेटिव सेल थ्योरी मिलकर सम्मिलित रूप से एक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, क्या कहता है कोशिका सिद्धांत? ठीक है, कोशिका सिद्धांत कहता है कि पादप और जो जंतु होते हैं, इनका जो शरीर है वो कोशिका और उनके घटकों से मिलकर बनता है। मतलब प्लांट और एनिमल सेल्स, एनिमल बॉडी इज कंपोज फ्रॉम द सेल एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, जो किसने बताया था? स्लीडन एंड श्वान ने बताया था। ठीक है, तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, हु प्रपोज द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या प्रस्तावित किया, तो इसका जो आंसर जाता है स्लीडन एंड श्वान। ठीक है, अगर हम देखें इसके और ऑप्शंस दे रखे हैं, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक, आपको पता होगा कि इन्होंने द्विरज्जु की यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉडल दिया था। ठीक है, द्विरज्जु की कुंडलित स्वरूप जो दिया था वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसका मतलब इनका संबंध सेल थ्योरी से नहीं है, इनका संबंध डीएनए से है। ठीक है, मेंडल एंड मॉर्गन, मेंडल को आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स का फादर बोलते हैं, ठीक है ना, यानी आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, और मॉर्गन जिसने लिंकेज यानी संलग्नता की खोज की थी, यानी इसका संबंध भी कोशिका सिद्धांत से नहीं है। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क सेल का एक स्लाइस काटी थी, उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे यानी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था और बताया था कि वो तो एक डेड सेल है, यानी मृत कोशिका की उसने सबसे पहले मृत कोशिका का उसने अवलोकन किया था। ठीक है, इसका मतलब कोशिका सिद्धांत स्लीडन एंड श्वान ने दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, यानी निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो कोशिका सिद्धांत को हम वापस एक बार रिवाइज करते हैं। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता था कि जो पादप और जंतु हैं उनका शरीर कोशिकाओं और उनके घटकों से मिलकर बनता है। इनके अलावा और भी अगर कुछ बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत में जीवन की आधारभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ इज द सेल। इसका मतलब कोशिका से कम अगर कोई चीज है तो उसका अस्तित्व यानी उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो कोशिका से कम वाला जो भी होगा वो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर पाएगा या कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पाएगा। ऑप्शंस देखें, बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, हमें पता है बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोट है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो फंगस यानी कवक, कवक क्या है? एक यूकैरियोटिक कोशिका है, यानी यह है यूकैरियोट यानी सेल है। लाइकेन की बात करते हैं, लाइकेन क्या होता है? एल्गा और फंगस का जो है सिम्बायोसिस, यानी कवक और शैवालों का सहजीवी स्वरूप जो होता है वो लाइकेन होता है। और रही बात वायरस, हमें पता है कि वायरस क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है। वो एक सेल नहीं है, वो कोशिका नहीं है, वो केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, यानी वो कोशिका का स्वरूप नहीं है। जो कोशिका का स्वरूप यानी सेल फॉर्म है ही नहीं, तो वो सेल थ्योरी को फुलफिल कैसे करेगा, यानी वो कोशिका सिद्धांत के लिए खरा कैसे उतरेगा? इसका मतलब इसका जो आंसर जाता है वो है वायरस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट में क्या चीज है जो कि अनुपस्थित है? प्रोकैरियोट में निम्न में से किसका अभाव होता है? ठीक है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता? ठीक है, अगर हम तुलना करें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की तो हम ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, जो सेल होती है,
उसमें सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स यानी कोशिका के जो घटक हैं वो अवेलेबल नहीं होती। कहने का मतलब है झिल्ली युक्त कोशिकांग, चाहे वो दोहरी झिल्ली वाले हो चाहे वो एकल झिल्ली वाले हो, वो कोशिकांग प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। इसका मतलब प्रोकैरियोट में क्या हो सकती है, सेल वॉल, और क्या हो सकता है, झिल्ली तो होनी है। उसके अलावा अंदर की तरफ बात करें तो प्लाज्मिड हो सकता है, जीनोमिक डीएनए हो सकता है, राइबोसोम जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग है यानी जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है वो हो सकता है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो कौन कौन से हैं, डीएनए, तो डीएनए प्रोकैरियोट्स में अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड, इन द फॉर्म ऑफ जीनोमिक डीएनए, यानी प्लाज्मिड के रूप में भी है और जीनोमिक डीएनए के रूप में भी है। डीएनए है तो आरएनए तो ऑब्वियसली बात है होना ही है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, तो झिल्ली सभी कोशिकाओं का गुण है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स में अवेलेबल होता है। रही बात माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरे आवरण युक्त कोशिकांग है जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में ये अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मीजोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोकैरियोट में इसकी जगह पर मीसोसोम्स होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज, राइट, वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना तथा कोशिका का कार्यों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो अगर हम देखें तो दो शब्द आते हैं, एक को हम कहते हैं साइटोलॉजी और एक को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, मतलब सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, उसके कार्यों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी क्या कहती है, द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड द ओरिजिन ऑफ द सेल, यानी सेल का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, उसके अध्ययन को अपन सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो यहां पर हमसे क्या पूछा है, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन, यानी कोशिका की संरचना और उसके कार्यों के बारे में पूछा जा रहा है। इसका मतलब यहां पर हम क्या बात करेंगे, साइटोलॉजी की बात करेंगे। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या जाता है, साइटोलॉजी। रही बात हिस्टोलॉजी की, तो हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है ना, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी, ठीक है, द इकोलॉजी द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन विद ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन की स्टडी, यानी वातावरण और जंतु के मध्य अंतरक्रियाओं के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी वो सेल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी, जो कि रिलेटेड हो सकता है प्लांट और एनिमल से, वो उनके बाह्य संरचना, ठीक है, उनके स्वरूप, उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी ये तो ऑर्गेनिज्म के स्वरूप की स्टडी है, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी है, इसका मतलब ये तो यहाँ नहीं आएगा। जो सेल से रिलेटेड है वो है साइटोलॉजी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल ऑर्गेनल, जो कि एक सेल ऑर्गेनल नहीं है। ठीक है, नॉट अ सेल ऑर्गेनल। क्लियर है पॉइंट, बहुत अच्छा है। निम्न में से कौन सा एक कोशिकांग नहीं है, कोशिकांग ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कोशिकांग है। ठीक है, राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरे आवरण युक्त कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनल। राइबोसोम इज ए सेल लेस ऑर्गेनल, झिल्ली रहित कोशिकांग है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ये भी एकल झिल्ली वाले यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनल के अंदर आता है। रही बात माइक्रोसोम्स की, तो माइक्रोसोम्स क्या होता है, माइक्रोसोम की हम बात करें तो आपको पता होगा कि जब हम ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करते हैं, उसको अगर हम छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर दें, उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दे, घुमा दें, तो वो जो छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं, छोटे छोटी जो थैलियां बनती हैं, उन थैलियों को हम क्या कहते हैं, माइक्रोसोम्स कहते हैं। यानी माइक्रोसोम ऑलरेडी किसी कोशिका में उपस्थित नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता है। जब हम ER के टुकड़े करते हैं, ER का हम ग्राइंडिंग करते हैं, तो जो छोटे छोटे वेसिकल्स निकल के बाहर आते हैं उन्हें हम माइक्रोसोम्स कहते हैं। यानी माइक्रोसोम्स का ऑलरेडी सेल में एग्जिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या जाता है, माइक्रोसोम। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। देखें आप क्या लिखा हुआ है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट,
ठीक है, प्रोकैरियोट में किसका अभाव होता है, प्रोकैरियोट में किसका अभाव होता है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है। आप देखें पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगर अच्छे मार्क्स, पॉजिटिव मार्क्स लाने हैं, नेगेटिविटी से बचना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। आपको सवाल जो है वो समझ में आना चाहिए, वो पूछना क्या चाहता है, फिर उस सवाल के अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शंस को उस सवाल के साथ संबंधित करना है। जब वो दोनों संबंधित हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में कोरिलेट करते हैं, तो अपना आंसर निकल के सामने आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अंडरलाइन करते हुए उसको समझते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोकैरियोट में केवल झिल्ली रहित कोशिकांग हो सकते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक जो होता है वो दोनों उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। एकल झिल्ली और दोहरे झिल्ली वाले जो कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली की बात की जा रही है। जब मैंने कहा कि सुविकसित केंद्रक ही नहीं होता, उसका डीएनए नेकेड यानी नग्न डीएनए होता है, इसका मतलब ये तो उसके अंदर होगा नहीं, तो कोशिका ये केंद्रक झिल्ली उसमें नहीं पाई जाती। गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी क्या होता है, गोल्जी बॉडी यूनिमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल यानी एकल झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, जो कि किसमें नहीं मिलेगा, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में एसोसिएटेड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ है, और एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है जो प्रोकैरियोट में नहीं मिलता, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, इसका मतलब सारे नहीं मिलते, तो आंसर क्या जाता है, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, तो आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ, मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है, ठीक है। मध्य पटलिका किसके द्वारा बनी होती है, ठीक है। मैं आपको एक बात समझा देता हूं मध्य पटलिका के बारे में। मध्य पटलिका पादपों में पाई जाती है, और पादप की कोशिका भित्ति के सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, यानी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज कॉल्ड मिडल लैमेला। मतलब पादप कोशिका के सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम मिडल लैमेला कहते हैं। मिडल लैमेला को प्लांट सेल सीमेंट भी कहते हैं, यानी पादप कोशिका को, दो पादप कोशिका को चिपकाने वाली लेयर भी कहते हैं, ठीक है। या फिर उभयनिष्ठ जो है परत भी कहते हैं, दो कोशिकाओं के बीच में। सपोज करें ये दो सेल है, दो प्लांट सेल हैं, और दो प्लांट सेल के बीच में ये जो कॉमन मेम्ब्रेन, कॉमन लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मिडल लैमेला कहते हैं, ठीक है। और मिडल लैमेला बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स की, कैल्शियम पैक्टेट्स और मैग्नीशियम पैक्टेट्स की बनती है। और जिस जगह पर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट एब्सेंट होते हैं वहां पर प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, ठीक है ना। यानी जहां पर कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का जमाव नहीं होगा, वहीं पर क्या होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा यानी जीव द्रव्य तंतुओं का संयोजन होगा। क्लियर है। तो इसका मतलब मिडल लैमेला किसका बनता है, सेल्यूलोज का बनता है, नहीं बनता, ठीक है। सुबेरिन का नहीं है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर किया जाता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। लिग्निन, लिग्निन जो होता है वो सेकेंडरी वॉल पर एक डिपोजिशन है, सेकेंडरी वॉल पर एक जमाव है, जो कि क्या होता है, दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं में यानी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में मिलता है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, यानी प्लांट सेल वॉल क्या कहता है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो हमने पढ़ा है, ठीक है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी हैं कि प्लांट सेल वॉल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है, ठीक है, पैक्टोज हो सकते हैं, और अगर अपन देखें जमाव के आधार पर यानी डिपोजिशन के बेसिस पे, तो लिग्निन भी हो सकते हैं और सुबेरिन भी हो सकते हैं। इसका मतलब सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, ठीक है, लिग्निन, सुबेरिन, ऐसे केमिकल जो है वो प्लांट की सेल वॉल में हो सकते हैं। लेकिन क्या नहीं होगा, लिपिड्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि लिपिड तो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। लिपिड कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनती है। लिपिड किसकी वॉल में अवेलेबल हो सकते हैं, तो लिपिड अवेलेबल हो सकते हैं बैक्टीरिया की वॉल में, जिसको अपन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन हमसे जो सवाल पूछा है वो है प्लांट सेल, और प्लांट सेल के लिए हम सेलेक्ट करते हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, ठीक है। इसके अलावा लिपिड उसमें नहीं होते हैं। तो जो लिपिड वाले ऑप्शन है वो सारे हट जाएंगे। देखते हैं लिपिड किस किस में, इसमें लिपिड है तो ये नहीं होगा, यहां पर भी देखें लिपिड्स हैं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और कहां पर है लिपिड्स, लेकिन बाकी के दोनों ऑप्शन में नहीं है। लेकिन
फोर्थ ऑप्शन में एक और चीज और दे रखी है, वो है ट्यूब्यूलिन। ये देख सकते हैं अपन, यहां पर क्या दे रखा है, ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन एक प्रोटीन है जो कि साइटोस्केलेटन यानी कोशिका कंकाल बनाने में भाग लेता है, सीलिया, फ्लैजिला, तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर्स बनाने में पार्ट लेता है। इसका मतलब वो सेल वॉल में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो हम देखें लिग्निन हो सकता है, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड सेलुलोज, ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे वो घटक हैं जो कि प्लांट सेल वॉल में मिलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज प्रेजेंट नियरेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रेजेंट नियरेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। ठीक है, यानी पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत कौन सी है, प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत कौन सी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसकी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की कौन कौन सी लेयर्स होती है, उसके बारे में देखते हैं। देखें, सबसे बाहर जो प्लांट सेल के अंदर जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिडल लैमेला। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, मिडल लैमेला, यानी मध्य पटलिका सबसे बाहर होती है। मध्य पटलिका के सबसे अंदर, जस्ट अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति की सेल वॉल की प्राइमरी लेयर, प्राथमिक परत होती है। इसके जस्ट अंदर जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, प्राइमरी लेयर कह सकते हैं या फिर प्राथमिक परत कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी लेयर। इसके अंदर की जो लेयर बनती है दैट इज सेकेंडरी लेयर। द्वितीयक परत का जो जमाव है वो इसके अंदर की तरफ होता है, और द्वितीयक परत के अंदर की तरफ जो मिलेगा वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर अपन देखें यहाँ पे तो ये हो मिडल लैमेला, उसके बाद में प्राथमिक परत यानी प्राइमरी लेयर, उसके बाद में सेकेंडरी लेयर यानी द्वितीयक परत, और सबसे अंदर वाली जो है वो है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या सवाल हमसे पूछा गया, हमसे सवाल ये पूछा गया कि प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत कौन सी है, कौन सी वो लेयर है जो प्लाज्मा झिल्ली के बिल्कुल पास में है। तो हमने देखा प्लाज्मा झिल्ली के बिल्कुल पास में जो लेयर है वो कौन सी है, द्वितीयक परत यानी सेकेंडरी लेयर। ठीक है, तो ऑप्शन देखें अगर, तो ऑप्शंस के अंदर क्या आंसर आता है, देखें, सेकेंडरी वॉल बिल्कुल सही आंसर जाता है। मिडल लैमेला मैंने बता दिया सबसे बाहर की तरफ है, प्राइमरी लेयर मिडल लैमेला के पास में है, और टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को यानी रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यानी टोनोप्लास्ट तो खुद एक झिल्ली है जो कि वैक्यूल में पाई जाती है, तो वो भी उसका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या गया इसका, सेकेंडरी लेयर यानी द्वितीयक परत। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लिपिड मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर अरेंज्ड इन। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड। ठीक है, यानी तीन चीजें देखनी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कैसे अरेंज है, यानी प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड अणु किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं उसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं, और फॉस्फोलिपिड का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें एक तरफ क्या होता है, हेड, इसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। जो हेड है वो है हाइड्रोफोबिक, जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, सॉरी कैसा है, जल अनुरागी। ठीक है, और जो टेल है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक, यानी हम कह सकते हैं जल विरागी। तो फॉस्फोलिपिड दोहरे प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का है, एम्फीबॉलिक कह सकते हैं, एम्फोटेरिक नेचर भी कह सकते हैं। एक तरफ हेड, एक तरफ टेल। ठीक है, हेड पोलर है और टेल नॉन पोलर है। क्लियर है यहां तक तो फॉस्फोलिपिड। अब देखो ये सेल है, हमें पता है कि सेल के अंदर भी फ्लूइड है और सेल के बाहर भी फ्लूइड है, अंदर भी तरल है बाहर भी तरल है। अंदर के तरल को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय द्रव कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। बाहर के द्रव को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड यानी बाह्य कोशिकीय द्रव या उत्तक द्रव कहते हैं। तो दो द्रव हैं, दोनों के संगठन में अंतर है।
दोनों द्रव एक दूसरे के साथ में संपर्क में भी रहने चाहिए लेकिन मिक्स नहीं हो जाने चाहिए। ठीक है, ढंग से समझे इसको। अंदर का द्रव और बाहर का द्रव दोनों संगठनात्मक रूप से एक दूसरे से अलग अलग है, कि दोनों का कॉम्पोजिशन एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करता है, डिफरेंट रखता है, लेकिन दोनों फ्लूइड एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए लेकिन दोनों मिक्स ना हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके लिए यहां पर क्या मिल रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फॉस्फोलिपिड बाहर की तरफ, एक फॉस्फोलिपिड अंदर की तरफ, एक फॉस्फोलिपिड बाहर की तरफ, एक फॉस्फोलिपिड अंदर की तरफ, यानी डबल लेयर होती है। एक का हेड बाहर जो बाहर वाले द्रव को पकड़ेगा और एक का हेड अंदर जो अंदर वाले द्रव को पकड़ेगा। द्रव को पकड़ने के लिए, क्योंकि द्रव क्या है, फ्लूइड कैसा है, पोलर नेचर का है, तो फ्लूइड को पकड़ने के लिए पोलर नेचर जो है उसके कांटेक्ट में आना चाहिए। इसका मतलब एक हेड अंदर होगा, एक हेड बाहर होगा, वो बाहर के और अंदर के फ्लूइड को पकड़ के रखेगा, और दोनों के नॉन पोलर एंड्स जो होंगे वो बीच में होंगे, तो दोनों को वो मिक्स नहीं होने देंगे, दोनों को वो आर पार जाने नहीं देंगे। इसका मतलब मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है और फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर है, और दोनों फॉस्फोलिपिड एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन एंटी पैरेलल है। आप देखें, एक का हेड इधर, एक का हेड इधर। ठीक है, एक का हेड इस तरफ है और एक का हेड इस तरफ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हेड पैरेलल एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो अगर देखें इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं हमें, तो ऑप्शन हमने दिया है स्कैटर्ड, यानी बिखरे हुए। क्या ये फॉस्फोलिपिड बिखरे हुए हैं? नहीं है। दूसरा, श्रृंखलाबद्ध, सीरीज में। ठीक है, एक सीरीज हो सकती है ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, ऐसा अरेंजमेंट भी यहाँ नहीं है। अल्टरनेट, एक छोड़कर एक, ऐसा अरेंजमेंट भी यहाँ नहीं है। लेकिन हेड पैरेलल यानी एंटी पैरेलल जो नेचर है, डबल लेयर जो है, ये यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, हेड पैरेलल, जो कि यहाँ पे सामने दिखा रखा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेस्मोसोम्स की बात करें, डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विथ, डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विथ, डेस्मोसोम किससे संबंध है? तो सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि डेस्मोसोम क्या है, तब हम बता पाएंगे कि डेस्मोसोम का संबंध किसके साथ है। तो डेस्मोसोम देखते हैं। ये एक सेल मेम्ब्रेन है, यानी ये कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली जो एक कोशिका की है, एक और कोशिका झिल्ली जो दूसरे कोशिका की है, ये एक और झिल्ली जो दूसरे कोशिका की है। ठीक है, इन दोनों कोशिका झिल्लियों के अंदर अंदर की ओर प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है। इन प्रोटीनों के साथ में सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर जो कोशिका कंकाल के यानी साइटोस्केलेटन के इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं, ठीक है, मध्यवर्ती जो तंतु होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। तो इन प्रोटीनों के साथ में इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैच्ड है। इंटरमीडिएट फिलामेंट यानी मध्यवर्ती तंतु जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और दोनों की झिल्लियों के मध्य क्या पाए जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या पाए जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स अवेलेबल होंगे, और ये ग्लाइकोप्रोटीन सेल्स को आपस में जोड़े रखने का कार्य करेंगे, यानी दोनों को एडियर रखने का काम करेंगे, चिपकाने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, दो जंतु कोशिकाओं के मध्य ग्लाइकोप्रोटीन का जो कनेक्शन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का जो जोड़ होता है, जिसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट भाग लेते हैं, उसे हम डेस्मोसोम कहते हैं। ठीक है, दो कोशिकाओं का एडियरेंस, दो कोशिकाओं के मध्य की संधि। टू सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू, टू एनिमल सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू द डेस्मोसोम्स। क्लियर है? और अगर यही प्लांट सेल होता तो हम कहते हैं मिडल लैमेला। ठीक है, तो अगर देखते हैं डेस्मोसोम्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस में सबसे पहले दिया है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए डेस्मोसोम्स नहीं है। सेलुलर एक्सक्रीशन, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं कोशिकीय उत्सर्जन, उत्सर्जन के लिए डेस्मोसोम्स नहीं होते। उत्सर्जन में जो भाग लेता है वो गोल्जी बॉडी भाग लेता है, डेस्मोसोम का कोई रोल नहीं होता। साइटोलाइसिस, साइटोलाइसिस का मतलब होता है सेल को मार देना। ठीक है, साइटोलाइसिस मतलब कोशिका लयन, उसमें तो लाइसोसोम भाग लेता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैलियां, सुइसाइडल बैग जिसको कहते हैं, वो साइटोलाइसिस में भाग ले सकता है। फिर आता है सेल एडियरेंस, यानी कोशिकाओं का आसंजन, जो हमने यहां पर बना रखा है, जो ये बताता है कि ये कोशिकाओं का आसंजन है, सेल का एडियरेंस है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपके बनाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The concept of
ओमनिस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में ओमनिस सेलुला ई सेलुला की कल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? किसने दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला? सीधा पॉइंट अगर हमारे सामने आता है तो हमें एनसीईआरटी की कुछ लाइनें भी याद आनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको याद होगा कि स्लीडन एंड श्वान ने जो है सेल थ्योरी दी थी, यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन उस कोशिका सिद्धांत के अंदर कुछ कमी थी। वो कमी ये थी कि स्लीडन एंड श्वान दोनों ये नहीं बता पाए थे कि सेल आती कैसे है, सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए थे, जिन्होंने ये बोला था कि एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है ना, एवरी न्यू सेल अराइज कह सकते हैं या फिर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है, डिवीजन से होता है। ठीक है, यानी किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, जिसके वजह से सेल थ्योरी कंप्लीट हुई थी कि प्रत्येक नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर जाना चाहिए, ठीक है, वो क्या जाना चाहिए? रुडोल्फ विर्चो जाने चाहिए। ठीक है, एरिस्टोटल की बात करते हैं तो एरिस्टोटल जो है उसके लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए कृत्रिम जो रूप थे वो दिए थे, तो एरिस्टोटल का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। थियोडोर श्वान की बात करते हैं तो उसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लीडन भी उसी के अंदर कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन में सम्मिलित था। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला का, वो है रुडोल्फ विर्चो। और आप ये देखें ये क्वेश्चन कब आ रखा है, तो ये क्वेश्चन नीट 2019 में आ रखा है, यानी रिसेंटली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरी एनसीईआरटी की है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं, एकल झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांगों की बात कर रही है। वो कोशिकांग जो एकल झिल्ली से घिरे हुए हैं, जिनके चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन है, उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो कौन से हैं? तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि एक सेल में 3 तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक वो जिनमें झिल्ली नहीं है, यानी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, झिल्ली रहित कोशिकांग, एग्जाम्पल में राइबोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है, यानी तारक काय और राइबोसोम दोनों झिल्ली रहित होते हैं। दूसरा दोहरे झिल्ली वाले कोशिकांग। दोहरे झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक हो सकता है, और तीसरा केंद्रक भी दोहरे आवरण वाला होता है, यानी डबल मेम्ब्रेन होता है। रही बात बाकी के ऑर्गेनल जैसे कि गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे यूनिमेम्ब्रेन ऑर्गेनल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर देखें हम तो क्या क्या आंसर है इसका? सबसे पहले लिखा हुआ है लाइसोसोम, बिल्कुल सही है, तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन वाला है। स्फेरोसोम, ठीक है, जो कि एक माइक्रो बॉडी है जो कि लिपिड फॉर्मेशन में भाग लेती है, यानी लिपिड के संश्लेषण में भाग लेती है, तो वो भी एकल झिल्ली वाला होता है। ग्लाइओक्सिसोम जो कि तेलीय बीजों में पाया जाता है और क्या करता है? वसा को शर्करा में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये भी एकल झिल्ली वाला होता है। यानी लाइसोसोम एकल वाला है, स्फेरोसोम भी है, ग्लाइओक्सिसोम में, तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी इसके आंसर होंगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी के लिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है? दूसरा क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट कार्यों या कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, किसके लिए? अंतर्विष्ट कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले हमें दिमाग के अंदर ये आ जाना चाहिए कि इंक्लूजन बॉडी कहां है, ठीक है, क्या होती है, और अंतर्विष्ट कायों को हम क्या कहते हैं। तो अगर हम देखते हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ जगह पे लिखे हुए हैं कि अंतर्विष्ट काय वो होते हैं जो कि पोषक पदार्थों का यानी न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं, उनको संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में देखें तो वॉल्यूटीन बॉडी, साइनोफाइजन स्टार्च, ठीक है ना, तो इस टाइप के जो बीटा ग्रेन्यूल वगैरह होते हैं, इन सबको अपन इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, यानी ये सेल के अंदर स्टोरेज पार्ट है, पोषक पदार्थों का संग्रहित
रूप है जिन्हें हम अंतर्विष्ट बॉडी या इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। तो देखें अगर इसके हिसाब से आंसर, तो दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, इंक्लूजन बॉडी की बात की जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि वो झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते, क्योंकि वो तो संग्रहित पोषक पदार्थ हैं, ठीक है, स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल्स हैं। देखें फिर क्या कहते हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ठीक है, यानी ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो ये खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण में सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है, यानी दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल बिकॉज फूड पार्टिकल्स में बी इंजेस्टेड बाय डायरेक्टली मेम्ब्रेन एंड आफ्टर दैट लाइसोसोम्स, यानी पहले कोशिका झिल्ली उसको डायरेक्टली इंजेस्ट करती है और उसके बाद में इंजेक्शन में जो भाग लेते हैं वो होते हैं लाइसोसोम्स। इसका मतलब इंक्लूजन बॉडी इंजेक्शन में भाग नहीं लेती है। तो हमारा जो आंसर जाता है वो क्या जाता है, बी। सी ऑप्शन क्या कहते हैं, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये कोशिका द्रव्य में मुक्त स्थित होते हैं, बिल्कुल ये कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से संग्रहित रहते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है कि ये रिजर्व मटेरियल होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो गलत पूछा गया है, ठीक है। तो गलत के लिए हमने बता दिया कि जो बी है वो स्टेटमेंट यहां पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि वो लाइसोसोम के बारे में बात करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर, जीव द्रव्य के राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के कण होते हैं, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन किसको कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी वो प्रोटीन जिसके अंदर कहीं ना कहीं आरएनए भी है, यानी न्यूक्लिक एसिड भी साथ में होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। तो एक कोशिका द्रव्य में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या हो सकते हैं, तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो हो सकते हैं वो होगा यहां पर राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, उसमें आरएनए के साथ में प्रोटीन सम्मिलित होते हैं, तो इसको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। तो देखें तो ऑप्शन ए क्या कहता है, राइबोसोम, जो बिल्कुल इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है, ये स्टेटमेंट को सत्यापित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नहीं होता, वो तो एक पूरा का पूरा सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है। गोल्जी बॉडी पूरा कोशिकांग है, और क्रिस्टी ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के इनर मेम्ब्रेन के इंटरनल फोल्ड होते हैं, अंतर की तरफ वलन से बनते हैं क्रिस्टी, इसका मतलब ये भी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड इन, प्रोटीन्स, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लियस आर फॉर्म्ड इन कहां बनते हैं, यानी केंद्रक के कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीन किस में बनते हैं, कहां बनते हैं। हमें पता है कि केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी है, डीएनए आरएनए बनाता है, लेकिन आरएनए केंद्रक झिल्ली से निकलकर कोशिका द्रव्य में जाता है, यानी डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, इट विल ट्रांसक्रिप्ट द आरएनए एंड आरएनए विल मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। और वहां जाने के बाद में राइबोसोम आरएनए के थ्रू क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में होती है। अब वो प्रोटीन चाहे केंद्रक को चाहिए या किसी को भी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों अर्ध स्वशासित यानी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, वो अपने प्रोटीन खुद बनाते हैं। बाकी कोशिका में, बाकी सेल में जितने भी प्रोटीन चाहिए होते हैं वो सारे प्रोटीन साइटोप्लाज्म के जो राइबोसोम्स हैं वो बनाते हैं। इसका मतलब केंद्रक को, न्यूक्लियस को जो प्रोटीन चाहिएगा, उस प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, उस प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो साइटोप्लाज्म करेगा, यानी कोशिका द्रव्य करेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, देखते हैं। क्या केंद्रक हो सकता है न्यूक्लियस, तो ये नहीं होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी आंसर नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद बनाता है, ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाता है, साइटोप्लाज्म जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किसने किया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया, अवलोकन किसने किया। तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो अवलोकन है वो सबसे पहले कॉलिकर ने किया था, ठीक है, और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था यानी शब्द दिया था, यानी अवलोकन करने वाला कॉलिकर था। तो देखें ऑप्शंस में है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉलिकर, बिल्कुल करेक्ट। तो आंसर क्या जाता है, कॉलिकर। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की खोज की थी,
ठीक है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक, उसने तो कॉर्क सेल, डेड कोशिका की खोज की थी। और अल्टमैन ने तो न्यूक्लिन टर्म दिया था। द टर्म न्यूक्लिन वॉज गिवन बाय, टर्म न्यूक्लिक एसिड वॉज गिवन बाय अल्टमैन, क्योंकि न्यूक्लिन तो फ्रेडरिक मिशन ने दिया था, न्यूक्लिक एसिड जो था वो अल्टमैन ने दिया था। ठीक है, इसका मतलब अगर रही बात, हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आंसर क्या जाएगा? कॉलिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन है। अगर आप डायग्राम को देखते हैं सीधा सीधा तो कहां पर मार्किंग की हुई है वो देखेंगे अपन। तो देखो, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनल ए। यानी आपको क्या करना है, चित्र में प्रदर्शित अंग ए की सही पहचान व कार्यों का दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। यानी सबसे पहले तो आपको इस डायग्राम के अंदर जो ऑर्गेनल दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो आप उसको पहचानो और उसके बाद में उसके फंक्शन को पहचानो। ठीक है, ये अपने को करना है। तो देखें, चित्र में जो डायग्राम दिया हुआ है ये डायग्राम एनसीईआरटी की बुक का है। ठीक है, और जहां मार्किंग की हुई है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो अपना सीधा पॉइंट ये आता है, ए इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे पहचाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को अंदर के इन वलन से पहचाना जाता है, जिनको हम क्रिस्टा कहते हैं। ये क्रिस्टा जो है, इन वलन के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया को पहचाना जाता है। ठीक है, तो देखें, ऑप्शन ए सीधा कहता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो डायग्राम है ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, तो सीधा आंसर क्या जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि बी देखा हमने गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी नहीं है। सी देखा लाइसोसोम, ये डायग्राम लाइसोसोम का नहीं है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो सकता क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखते हैं उसका कार्य जो है, फंक्शन जो है वो सही मैच किया है या नहीं किया है। देखें, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में कोशिकीय ऊर्जा निर्मित करता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यानी कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, और क्योंकि वो एटीपी निर्माण में भाग लेता है, तो बिल्कुल सही मैच किया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया डायग्राम में, और उसका जो फंक्शन है बिल्कुल सही मैच किया है, इसलिए आंसर जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट्स इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेट्स इन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं, प्रोटीन नहीं है ये, प्रोटॉन है। प्रोटॉन कहां इकट्ठे होते हैं? तो सबसे पहले प्रोटॉन नाम आया और वो भी माइटोकॉन्ड्रिया नाम आया, तो हमारे दिमाग के अंदर एक सीधा सा एक जो चीज है वो स्ट्राइक ये करनी चाहिए कि ये सवाल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन से संबंधित है। ठीक है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया याद आता है, तो हम ये देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड है, अंदर वाली झिल्ली इस तरह से वलित है, और अंदर वाली झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के जो कैरियर्स हैं, ठीक है, जिसको अपन रेडॉक्स कैरियर्स कहते हैं, वो सारे के सारे अंदर वाली मेम्ब्रेन पर होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन चलती है तो ये प्रोटॉन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है जिसको अपन पीएमएस कहते हैं, वहां पर एक्यूमुलेट करता है, वहां पर इकट्ठा करता है। ठीक है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन चलेगी, जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, उस दौरान प्रोटॉन का जो एक्यूमुलेशन है, प्रोटॉन का जो संग्रहण है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में होता है, यानी पीएमएस में होता है। तो अपन देखेंगे कि यहां पर पीएमएस का कोई ऑप्शन है या नहीं है। क्या पूछा है, देखें। सबसे पहले कहता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अंतर झिल्लीय अवकाश, बिल्कुल सही है। इस पीएमएस को हम और क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, यानी सीधा आंसर क्या चला गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो ये वाला पोर्शन होता है जहां पे क्रेब्स साइकिल चलती है। मैट्रिक्स में क्या चलता है? मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में तो कोई कैरियर नहीं होते, आउटर मेम्ब्रेन तो वैसे ही परमिएबल यानी पारगम्य होती है। और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन चलती है, लेकिन प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर होता है। क्लियर है पॉइंट? तो आंसर क्या गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है? द फिगर बिलो शो द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियन, यानी माइटोकॉन्ड्रियन के स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है। विद इट्स 4 पार्ट्स
labeled A, B, C and D, select the part correctly matched with its function. Part correctly matched with its functions. ठीक है, यानी पहले आप मार्क पार्ट जो है उसको सेलेक्ट करें और उस पार्ट के साथ में जो उनके फंक्शंस है उसको सेलेक्ट करें. देखें, ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में माइटोकॉन्ड्रियन की संरचना दर्शाई गई है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें 4 भाग हैं A, B, C एंड D और निम्नांकित किए गए हैं. इनमें से किस एक भाग को उनके नाम के साथ उसके सही कार्य के साथ ठीक मिलाया गया है. ठीक है ना, उसका नाम और उसके कार्य जो है वो सही तरह से मिलाए गए हैं, यह हमें पता लगाना है. तो पहले हम डायग्राम देखेंगे और डायग्राम में पहले आइडिया लगाएंगे कि कौन कौन से पार्ट की लेबलिंग की हुई है. तो ये डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का है, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी की लेबलिंग है. डी जो है वो यहां पर आउटर मेम्ब्रेन है, यानी बाहरी झिल्ली है. बी जो है वो आंतरिक झिल्ली है, यानी इनर मेम्ब्रेन. ए की बात करते हैं तो ए का क्या है, ए है यहां पे मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको अपन अधात्री कहते हैं. और जो सी है वो है यहां पर क्रिस्टी, जाके अंदर के वलन की बात की जा रही है. ठीक है, तो हमने नाम तो पहचान लिए. अब उस नाम के साथ में सही उसके काम मिलाए हुए हैं या नहीं मिलाए हुए हैं वो हम ऑप्शंस में देखेंगे. ठीक है, तो देखें, सबसे पहला पार्ट सी. पार्ट सी को उसने बोला है क्रिस्टी, बिल्कुल सही है, पार्ट सी क्रिस्टी, नाम तो सही दिया हुआ है. क्या फंक्शन देखें, पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम. इनमें एकल वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं तथा राइबोसोम होते हैं. गलत, बिकॉज क्रिस्टी के अंदर वर्तुल डीएनए या फिर राइबोसोम नहीं होते हैं. डीएनए और राइबोसोम तो मैट्रिक्स में अधात्री में पाए जाते हैं, इसका मतलब काम सही तरीके से मिलाया गया नहीं है, यह ऑप्शन गलत है. पार्ट ए, पार्ट ए कौन सा है, पार्ट ए मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है, नाम सही दिया हुआ है. मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, यानी मैट्रिक्स है श्वसन श्रृंखला एंजाइमों का मुख्य स्थान है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है. ठीक है, श्वसन श्रृंखला क्या दिया हुआ है, ये देखें आप, रेस्पिरेटरी चेन, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन को रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं और वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, यानी अंदर वाली झिल्ली में होते हैं, यानी यहां पर भी काम को गलत मिलाया गया है. नेक्स्ट देखें, पार्ट डी आउटर मेम्ब्रेन, तो पार्ट डी आउटर मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही है. गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, यानी इससे विपाटन द्वारा भीतरी झिल्ली उत्पन्न होती है, तो गलत, क्योंकि भीतर वाली झिल्ली स्वतंत्र है, बाहर वाली झिल्ली स्वतंत्र है. बाहर वाली झिल्ली के टूटने से अंदर वाली झिल्ली नहीं बनती है, यानी ये ऑप्शन भी यहां पर गलत दिया हुआ है, सही नहीं मिलाया हुआ है. अब आता है पार्ट बी. ठीक है, पार्ट बी क्या है, इनर मेम्ब्रेन, तो पार्ट बी क्या है, इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है. आगे देखते हैं, फॉर्म्स इन फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी. ठीक है, भीतरी झिल्ली जिसके अंतर वलन से या वलय से क्रिस्टी बनती है, बिल्कुल सही है. ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है और उन वलनों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं. ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या जाता है, डी, जो नाम और कार्य के आधार पर सही मिलाया गया है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, यानी फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की फोल्डिंग को क्या कहते हैं. अभी जैसे मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले वलन को हम क्रिस्टी कहते हैं, एक को हम क्रिस्टा कहते हैं. ठीक है, तो एक जो अंदर की तरफ फोल्ड बनता है, इस टाइप के जो फोल्ड्स होते हैं मेम्ब्रेन के, उन्हें हम क्रिस्टा कहते हैं. तो आंसर क्या है, क्रिस्टी, तो बिल्कुल ठीक, फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, और ऑप्शन देखें, ग्रेना. आपको पता होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, यानी जो हरित लवक है, उसके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स जैसे, यानी थैले जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम ग्रेना कहते हैं. ठीक है, जो थाइलेकॉइड के बंच से मिलकर बनता है, बहुत सारे थाइलेकॉइड मिलते हैं और एक ग्रेना बनाते हैं, ग्रेनम, और ग्रेनम के प्लूरल को, ग्रेनम के बहुलक को हम ग्रेना कहते हैं. कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स की बात करते हैं. ये आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्लांट की लीफ की एपिडर्मिस में होते हैं. ठीक है, जिसे हम सिस्टोलिथ कहते हैं. एपिडर्मिस जो होती है ना, अधिचर्म की कोशिकाएं, उन अधिचर्म की कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल का जमाव होता है, जिन्हें हम सिस्टोलिथ कहते हैं. ठीक है, ये यहां से संबंधित नहीं है.
और सैक का मतलब अपन कह सकते हैं छोटे छोटे बैग, या फिर हम कह सकते हैं सिस्टर्नी भी इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाली मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स हैं उन्हें हम क्रिस्टा कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल is responsible for extracting energy from carbohydrate in the form of ATP, ठीक है। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग ATP बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट आते ही हमारे दिमाग के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन वाला पार्ट जो दिमाग में आ जाना चाहिए। दिमाग में आते ही हम ये दिमाग लगाते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के लिए जाता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के लिए जाता है और उसके बाद में पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। फिर पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू क्रेब्स साइकिल में जाता है और फिर क्रेब्स साइकिल के आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन चलती है, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर देखें, समझें कि ग्लूकोज का पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद में पायरुविक एसिड जो बनता है वो लिंक रिएक्शन से होता हुआ क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के बाद में क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, और फिर क्या बनते हैं? एटीपी। तो अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाला पॉइंट है ये कहां चलता है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में चलता है, ये कोशिका द्रव्य में चलता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? ऑर्गेनल के बारे में। तो इसके आगे वाला ऑर्गेनल कौन है? तो ये जो पायरुविक एसिड से फिर जो क्रेब्स साइकिल और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन चलते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि वो एटीपी बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए उसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसका मतलब एटीपी बनाने वाला जो सेल ऑर्गेनल है, कोशिकांग है, वो कौन सा होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो आंसर क्या गया इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। सीधा सीधा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया टर्म देने वाला कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो अवलोकन था वो सबसे पहले कॉलिकर ने किया था, और जो बेंडा था उसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। यानी हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा बेंडा, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो कॉलिकर यहां पर आएगा नहीं क्योंकि उन्होंने अवलोकन किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो कि केंद्र की खोज से संबंधित है, और बेंडा जो कि सी दे रखा है, वो हमारे यहां पर आंसर जाएगा क्योंकि उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। और अभी अल्टमैन के बारे में बात की थी कि अल्टमैन ने तो न्यूक्लिक एसिड शब्द दिया था। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज लोकेटेड? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के निम्नलिखित भागों में से किसमें सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज विकर यानी एंजाइम जो है वो स्थित है? ठीक है। सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर ये फिर से पॉइंट आना चाहिए कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो कहां भाग आता है, कहां पर उपयोग में आता है? तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल, मतलब ये क्रेब्स चक्र में भाग लेता है। बाकी सारे एंजाइम क्रेब्स साइकिल के उसके मैट्रिक्स में होते हैं, यानी उसकी जो अधात्री है उस अधात्री में बाकी सारे एंजाइम होते हैं। एक अकेला ऐसा एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि इनर मेम्ब्रेन पर अंदर की तरफ पाया जाता है, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, और इस इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ जो एंजाइम होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन का भी सेकंड कॉम्प्लेक्स है, यानी द्वितीयक संकुल बनाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का द्वितीयक संकुल भी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। इसका मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक मेम्ब्रेन पर अंदर की ओर होगा। क्लियर है पॉइंट? तो देखें इसमें ऑप्शंस। तो ऑप्शन में कहता है आउटर मेम्ब्रेन, गलत है। आउटर मेम्ब्रेन पे ये एंजाइम नहीं होता। इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही आंसर क्या गया इसका? इनर मेम्ब्रेन। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसमें इस तरह के कोई एंजाइम नहीं होते। और मैट्रिक्स, क्रेब्स साइकिल के बाकी के एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं, लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज अंदर वाली मेम्ब्रेन पे होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस एज दे पजेस। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस एज दे पजेस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त होते हैं क्योंकि उनमें होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अर्ध स्वायत्त का क्या मतलब है। ठीक है, तो सेमी ऑटोनॉमस अर्ध स्वशासित कोशिकांग का मतलब ये होता है कि वे सेल ऑर्गेनल जिनमें सेल्फ का डीएनए होता है, ठीक है, आरएनए भी होगा और प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी होगी। मतलब वो कोशिकांग जिनमें स्वयं का डीएनए होगा, स्वयं का आरएनए होगा और उनमें प्रोटीन संश्लेषण की जो मशीनरी है, जो यांत्रिक है, जो संरचनाएं हैं, वो उनमें पाई जाती है, तो उन्हें हम अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहते हैं। और ये जो क्षमता है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, उसको फुलफिल करने वाले, उनको धारण करने वाले जो कोशिकांग है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक दोनों को हम अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहते हैं। किस आधार पे कहते हैं? क्योंकि उनमें डीएनए है, उनमें आरएनए है और उनमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर जाएगा वो हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वशासित है क्योंकि उसमें डीएनए है, उसमें आरएनए है और उसमें प्रोटीन संश्लेषण की जो संरचना है वो पाई जाती है, इसलिए है इसका आंसर जाता है सी, डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? ठीक है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। निम्न में माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है, जो कि गलत है, उसके बारे में बताना है। और वो भी किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, देखें ऑप्शंस क्या कहता है। सबसे फर्स्ट कहता है द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। यानी बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेटों के एकलक, वसाओं और प्रोटीनों के लिए पारगम्य है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब माइटोकॉन्ड्रिया की थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो पारगम्य होती है और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो अत्यधिक अपारगम्य होती है, क्योंकि अंदर वाली मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिड्स होते हैं, वो वाले लिपिड्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए अंदर वाली मेम्ब्रेन तो अपारगम्य है, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वो करेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। देखें आप, इलेक्ट्रॉन परिवहन के लिए एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतः स्थापित होते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के लिए जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं वो अंदर वाली झिल्ली में होते हैं, बाहर वाली झिल्ली में नहीं होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है और यही हमारा आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वुलेटेड विद द इनर फोल्डिंग। ठीक है, यानी अंदर की झिल्ली अंतर्वलनों के साथ संवलित होती है। बिल्कुल सही है, अंदर वाली झिल्ली क्रिस्टा बनाती है, जैसे हम अंदर वाले फोल्ड कहते हैं, इनर फोल्ड कहते हैं। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। बिल्कुल एनसीईआरटी की करेक्ट लाइन है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अदात्री में एक वर्तीय डीएनए अणु और राइबोसोम होते हैं, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और हमें सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट। तो बी वाला जो ऑप्शन है यहां पर इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर जाता है बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड does not contains stored food material? Plastid does not contains stored food material. निम्नलिखित लवकों के प्रकार में किसमें संचित खाद्य पदार्थ नहीं होता? लवक की बात कर रहा है, प्लास्टिड्स की बात कर रहा है, संचित पदार्थ नहीं होता है। अब देखें, नहीं होता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक जो है वो होते हैं 3 प्रकार के, आपको पता होगा। एक होता है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, एक होता है अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, और एक जो होता है वो होता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं एक जिसमें केवल वर्णक है, पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें कैरोटिनॉइड हो सकता है और फाइकोबिलिन्स हो सकते हैं, ज़ेंथोफिल हो सकते हैं। एक में वही है जो केवल और केवल वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट है। दूसरा जो लवक है वो फूड स्टोरेज का काम करता है, जिसके भी 3 पार्ट होते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च का संग्रहण करता है, ठीक है, और दूसरा होता है एल्यूरोनोप्लास्ट जो कि प्रोटीन का संग्रहण करता है, और तीसरा होता है इलायोप्लास्ट जो कि वसाओं का संग्रहण करता है, फैट स्टोरेज करता है। इसका मतलब, और हरित लवक की बात करते हैं
हरित लवक वो होता है जिसमें ग्रेना स्ट्रोमा होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और स्टार्च बना सकता है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक स्टार्च का संग्रहण कर सकता है। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक वो तो होता ही भोजन के संग्रहण के लिए, फूड स्टोरेज के लिए, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो कि वर्णी लवक है जिसमें केवल वर्णक है, वो रंग प्रदान करता है, वो भोजन का संग्रहण नहीं करता। इसका मतलब नहीं संग्रहण करने वाला लवक जो होगा वो क्रोमोप्लास्ट होगा यानी वर्णी लवक होगा। तो आंसर देखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट तो हमको पता है ल्यूकोप्लास्ट तो भोजन संग्रहण के लिए ही होता है। क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर भी स्टार्च का संग्रहण हो सकता है। अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च संग्रहण के लिए होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो कि वर्णी लवक है, ये केवल और केवल वर्णकों का संग्रहण करता है, भोजन संग्रहण ये नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज कॉमन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट? कॉमन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में क्या समानता है? तीनों प्रकार के लवक जो है वो आपस में किस तरह से समान है, ये क्वेश्चन हमें निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस। सबसे पहला क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर। तो अगर अपन देखें कि क्लोरोप्लास्ट में वर्णक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में वर्णक होते हैं, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट में वर्णक नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें तो क्या निकालनी है, समानता निकालनी है, समानता होनी चाहिए। लेकिन क्या ये समान है? क्या नहीं, ये तीनों में समान नहीं है क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट में वर्णक नहीं होते। पोजेसिंग ऑफ थाइलेकॉइड्स एंड ग्रेना, थाइलेकॉइड्स यानी थाइलेकॉइड व ग्रेना पाया जाना। थाइलेकॉइड और ग्रेना जो है वो हरित लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है, बाकी के लवकों में यानी प्लास्टिड्स में नहीं होता है, यानी ये भी समानता नहीं है। स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड जो है इनके स्टोरेज के मामले में, इनके संग्रहण के मामले में, लेकिन हम बात करें तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो तो सब संग्रहण करता है, क्लोरोप्लास्ट स्टार्च को संग्रहण करता है, कहीं कहीं पे वो लिपिड का भी संग्रहण कर सकता है, लेकिन जो कि क्रोमोप्लास्ट है जो कि वर्णी लवक है, अभी हमने बात की थी कि वर्णी लवक में किसी प्रकार के भोजन का संग्रहण नहीं होता, यानी ये इसके लिए सही नहीं है। फिर आता है एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय ए फिजन लाइक द प्रोसेस, विखंडन के द्वारा गुणित होने की क्षमता। इस पॉइंट के लिए मैं आपको एक थ्योरी पार्ट समझाता हूं कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, दोनों के दोनों यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोट का स्वरूप है, मतलब दे आर एंडोसिम्बायोंट लाइक एज ए प्रोकैरियोट इन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसका मतलब इनमें जो कैपेसिटी है, इनकी जो क्षमता है, इनके जो गुण हैं वो प्रोकैरियोट्स के समान है, और ये लगातार द्विविखंडन करके बाइनरी फिशन के थ्रू ये अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के दोनों बाइनरी फिशन करने की कैपेसिटी यानी द्विविखंडन करने का गुण रखते हैं। तो जो आंसर हमारा जाएगा वो है डी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वांटासोम्स आर फाउंड इन, क्वांटासोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि इस क्वेश्चन को करते ही हमारे दिमाग में क्वांटासोम स्ट्राइक करना चाहिए, क्वांटासोम हमारे दिमाग में आना चाहिए। क्वांटासोम कहां होता है? जो थाइलेकॉइड है, ठीक है, थाइलेकॉइड जो कि ग्रेना का एक पार्ट है, इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो पिगमेंट्स और जो प्रोटीन्स होते हैं, पिगमेंट, प्रोटीन, लिपिड्स जो इसकी मेम्ब्रेन के हैं, उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्यात्मक इकाई भी इसे कहा जा सकता है। तो जो क्वांटासोम है वो वर्णक यानी पिगमेंट, प्रोटीन और लिपिड का एक कॉम्बिनेशन है जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रॉन्ग है, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्रेना नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और उसमें थाइलेकॉइड्स होते हैं। लाइसोसोम आंसर नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, तो आंसर क्या गया है इसका? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल। इन द लैंड प्लांट गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, मतलब थलीय पौधों में द्वार कोशिकाएं अन्य उपचर्म कोशिकाओं से किसके मौजूद होने से भिन्न हैं। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं गार्ड सेल्स,
गार्ड सेल दिमाग में आते ही सीधा आता है रंध्र यानी स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा की हम बात करते हैं तो वो एपिडर्मिस पे यानी अधिचर्म की कोशिकाओं पे पाया जाता है। द्वार कोशिकाएं अन्य अधिचर्म से दो स्वरूपों में भिन्न है, दो जो स्ट्रक्चर, दो फॉर्म्स के अंदर डिफर है, एक है मॉर्फोलॉजी और एक है फिजियोलॉजी। ठीक है, यानी आकार की और कार्य की रूप से रंध्र की द्वार कोशिकाएं अन्य अधिचर्म की कोशिकाओं से भिन्न है। एक तो उनकी संरचना द्वार कोशिकाओं की या तो किडनी के शेप की होती है, बीन शेप की होती है, या डंबलाकार होती है। अगर अपन देखें तो ये या तो किडनी के शेप की होती है, इस टाइप की हो सकती है, और या फिर डंबल के आकार की भी हो सकती है। डंबल शेप की भी हो सकती है। ठीक है, यानी आकार की मॉर्फोलॉजी के रूप में भिन्न हो सकती है। और कार्यकी का मतलब यह हुआ कि बाकी की अधिचर्म की कोशिकाओं में, बाकी की एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता या फिर वो नॉन फंक्शनिंग होता है, लेकिन गार्ड सेल्स के अंदर, द्वार कोशिकाओं के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो फंक्शनिंग होता है। यानी आकार की और कार्य की दोनों रूप में क्या करती है गार्ड सेल्स अन्य एपिडर्मिस से भिन्न होती है। अब अपन इस क्वेश्चंस के लिए इनके ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहले कहता है क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल हमें ये पता लगाना था कि गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट है। देखें गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है जिससे वो अन्य से भिन्न होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या गया, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा साइटोस्केलेटन, वो इसमें नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया तो हर सेल के अंदर होगा, साइटोस्केलेटन भी हर सेल में होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हर सेल में होगा। लेकिन रही बात क्लोरोप्लास्ट की तो वो गार्ड सेल में होगा, लेकिन दूसरे एपिडर्मल सेल्स में नहीं होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोज यानी शर्करा यानी शुगर। कैलिक्स का मतलब होता है कोट यानी आवरण। शुगर के कोट को, शर्करा के आवरण को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स हमेशा हर सेल के बाहर होता है, चाहे मेम्ब्रेन हो चाहे वॉल हो, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, उसे हम शर्करा का आवरण कहते हैं। यह आवरण सबसे बाहर इसलिए होता है, ये कोट सबसे बाहर इसलिए होता है बिकॉज इट फॉर्म्स सेल रिकॉग्नाइजेशन पार्ट, यानी कोशिका का पहचान का जो स्थल है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक है, और हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि ग्लाइकोकैलिक्स जीवाणुओं की भित्ति के बाहर होता है, यानी बैक्टीरियल सेल वॉल की बाहर वाली लेयर होती है, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल एंड इन द फॉर्म ऑफ स्लिम लेयर, यानी संपुटिका और अवपंक परत के रूप में जो लेयर बैक्टीरिया की वॉल के बाहर होता है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर होगा। ठीक है, तो देखें क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं ग्लाइकोकैलिक्स के रूप में। तो फर्स्ट कहता है अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, एक परत जीवाणु की झिल्ली व कोशिका भित्ति के मध्य में उपस्थित है, बीच में। ठीक है, बिटवीन की बात हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होता। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि वॉल के भी बाहर वाली लेयर है, यानी ये आंसर नहीं होगा। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, नहीं, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो है वो तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है, उसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है। बैक्टीरियल सेल ग्लाइको engineered to possess n glycoside proteins, बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर को n ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बैक्टीरियल सेल वॉल खुद पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है जिसमें n एसिटाइल ग्लूकोसामिन और n एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है, लेकिन वो तो सेल वॉल का पार्ट है, वो ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, वो सेल वॉल के बाहर होता है। तो अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जो कि क्या हो सकता है, कैप्सूल यानी संपुटिका, स्लिम लेयर यानी अवपंक परत। यानी यहां पे दो शब्द निकल के आते हैं, एक कैप्सूल आता है और एक स्लिम लेयर आता है, यानी हम यहां कह सकते हैं संपुटिका और दूसरा कह सकते हैं अवपंक परत। क्लियर है, तो इसका जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कि देखें सुकेंद्रीय कोशिकाओं में
ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो हमने पढ़ा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रेद्रव्य जालिका, जिसके दो भाग हैं SCR और RER। SCR लिपिड के वेसिकल्स बनाती है, यानी SCR लिपिड से भरे हुए थैले बनाती है, और RER प्रोटीन से भरे हुए जो है वेसिकल्स यानी थैले बनाती है। ये दोनों थैले, प्रोटीन और लिपिड के जो थैले हैं, ये गोल्जी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, और गोल्जी बॉडी ग्लाइकोसाइलेशन की क्रिया करती है, यानी वहां पे उन प्रोटीनों पर और उन लिपिड के ऊपर शर्करा को जोड़ा जाता है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको यानी शुगर, लिपिड यानी वसा, शुगर को वसा पे जोड़ा जाता है, और ग्लाइकोप्रोटीन यानी शुगर को प्रोटीन पर जोड़ा जाता है। तो ये दोनों काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है, क्योंकि उसका काम है ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइडेशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये जो आंसर जाएगा इसका गोल्जी बॉडी जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, पेरोक्सिसोम भी नहीं है, आंसर क्या गया इसका? गोल्जी बॉडी। ठीक है, देखें ये कौन से एग्जाम के अंदर आया हुआ है? नीट 2020, यानी रिसेंटली जो नीट का एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्जी बॉडी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, गोल्जी बॉडी किससे ऑरिजिनेट होती है? मतलब गोल्जी काय की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है? गोल्जी काय की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है? ठीक है, तो हमने पढ़ा है, ठीक है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रेद्रव्य जालिका गोल्जी काय बनाता है, और गोल्जी काय जो है वो लाइसोसोम बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं? गर्ल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, GERL। क्या कहते हैं इसको? गर्ल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और गर्ल कॉम्प्लेक्स का मतलब है लाइसोसोम इज डिपेंड अपॉन गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी बॉडी इज डिपेंड अपॉन ER, यानी लाइसोसोम गोल्जी काय पर निर्भर करता है और गोल्जी काय जो है वो अंतःप्रेद्रव्य जालिका पर निर्भर करता है। यानी मैं ये कह सकते हैं कि गोल्जी काय का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया है। तो आंसर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is the site of lipid synthesis? ठीक है, निम्न में से कौन सा वसा संश्लेषण का स्थान है? वसा संश्लेषण का स्थान कौन सा है? तो वसा और स्टीरॉयडल हार्मोन, यानी लिपिड और स्टीरॉयडल हार्मोन जो है उनका निर्माण या उनका सिंथेसिस SCR करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रेद्रव्य जालिका ही वसा और स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या जाएगा? SCR। ठीक है, रफ ER की बात करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। गोल्जी बॉडी ग्लाइकोसाइलेशन करता है, प्रोटीन और लिपिड को चेंज करने का काम करता है, और राइबोसोम को तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है। ठीक है, तो आंसर क्या गया? स्मूथ ER। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर डायग्राम है, देखें। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेबल्ड A, B, C एंड D। ठीक है, इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट 1 to 8 गिवन बिलो विथ। मतलब ये कह रहा है कि जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर जो लेबलिंग है उसको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के साथ में मैच करना है कि कौन सा सही बताया है। घटक A, B, C तथा D निम्नांकित किए गए हैं। ये इनमें से कौन सा दी गई सूची 1 से 8 में से क्या क्या है और उनका सही संयोजन क्या है उसको चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम आपको पता है NCERT का है, और NCERT में इसकी लेबलिंग दे रखी है। और अगर अपन देखें तो C क्या है? C है न्यूक्लियस। ठीक है, A क्या है? तो A है RER। ठीक है, D क्या है? D देखें दोनों के बीच का स्पेस है, यानी D किसी पे मार्क नहीं किया हुआ है, वो है कोशिका द्रव्य। आप देखें D क्या है? कोशिका द्रव्य। B क्या है? तो B होता है SCR, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रेद्रव्य जालिका को मार्क किया हुआ है। अब अपन देखेंगे कौन सा सही इसके साथ में मिलाया गया है। देखते हैं। सबसे पहला कहता है क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया है? बिल्कुल नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया से मैच नहीं करता। इसका मतलब ए जो है वो बिल्कुल गलत है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली, ये भी यहां पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम नहीं है।
ठीक है। साइटोप्लाज्म बिल्कुल ठीक है कि साइटोप्लाज्म जो है वो कोशिका द्रव्य डी को कह रहा है, डी यहां पर कोशिका द्रव्य की मार्किंग करता है, यानी डी के साथ में 3 जो है मैच करता है। ये देखें आप, डी के साथ में 3 मैच करने वाला एक ही ऑप्शन है, तो अगर एक भी मैच करता है तो हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, उसके बाद में कहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, बिल्कुल बी वाले को क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 4th नंबर पर है, तो बी का 4th भी यहां दे रखा है, ठीक है। 5th कहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ए है, यानी ए के साथ में 5 आना चाहिए, ये भी ठीक है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ही नहीं है। फिर आता है सेल वैक्यूल, यहां पर भी कोई वैक्यूल ही नहीं है। और 8th कहता है न्यूक्लियस, बिल्कुल यह न्यूक्लियस है, जो कि सी है, यानी यहां पे सी के साथ में 8th मैच करता है। इसका मतलब जो आंसर है वो है ए, ठीक है। वैसे तो एक भी ऑप्शन के मैच करने पे पूरा का पूरा आंसर जो है यहाँ पे निकल गया, लेकिन फिर भी हमने सारे ऑप्शन को यहाँ पे जस्टिफाई किया है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सही मिलाया गया है। क्लियर है पॉइंट? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। गोल्जी सम्मिश्रण मुख्य भूमिका अदा करता है, ठीक है। और मैंने आपको भी बताया था कि गोल्जी बॉडी जो है वो स्मूथ ER और रफ ER यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका से लिपिड और प्रोटीन लेती है। अगर देखें स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये इस टाइप का गोल्जी बॉडी होता है जो कि सिस्टर्नी से बनता है, वैक्यूल, सिस्टर्नी, वेसिकल्स यानी थैलियां, नलिकाएं, इस तरह की संरचना जो है वो गोल्जी बॉडी की होती है, ठीक है। जो ER होता है, जो ER होता है वो छोटे छोटे बैग्स में, छोटी छोटी थैलियों में लिपिड और प्रोटीन जो है वो सिस सतह पर भेजता है। इसे हम क्या कहते हैं, सिस सरफेस भी कहते हैं। सिस कह सकते हैं, कॉन्वेक्स यानी उत्तलाकार सतह भी कह सकते हैं, या फिर निर्माणकारी सतह भी कह सकते हैं। तो ये लिपिड और प्रोटीन दोनों इस सतह में घुसेंगे और इस वाली सतह से क्या होंगी, स्त्रावी थैलियां बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? स्त्रावी थैलियां जो है बाहर निकलेगी, जिनमें ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। क्या होंगे? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन की क्रियाविधि, ग्लाइकोसाइलेशन की मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का जो काम है वो अगर हम देखें तो यहां पर क्या दिया होगा मुख्य कार्य के रूप में, देखें। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। देखो, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ द लिपिड, बिल्कुल सही है, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन जो कि ER बना रहा है उसको ये लेके उनके रूपांतरण का, उनके ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा, उनको ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द केमिकल एनर्जी, प्रकाश के अवशोषण में तथा उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, नहीं, ये काम तो क्लोरोप्लास्ट का है यानी हरित लवक का है। इन डाइजेशन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, नहीं, ठीक है। क्या कहता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये काम तो लाइसोसोम का, लयन काय का है, ठीक है। एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल्स, ठीक है, यानी ऊर्जा के स्थानांतरकारी अंगक के रूप में वो तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। इसका मतलब ये जो आंसर है यहाँ पे नहीं हो सकते, और आंसर क्या गया इसमें, फर्स्ट। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में पार्टिसिपेट करेगा, गोल्जी सम्मिश्रण किस में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में, ठीक है। फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में गोल्जी बॉडी का कोई काम नहीं होता, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल्स, बिल्कुल ठीक है। अभी हमने अपने पिछले वाले डायग्राम के अंदर देखा कि ये जो थी वो क्या है, स्त्रावी थैलियां, इनको हम क्या कहते हैं, सीक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। और सीक्रेटरी वेसिकल किसका काम है, गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन का काम है, जो अपने वो ट्रांस सरफेस, जिसको अपन और क्या कहते हैं, कॉनकेव, या फिर क्या कहते हैं, परिपक्वन यानी मैच्योरिंग सरफेस भी कहते हैं, जहां से ये स्त्रावी थैलियों का निर्माण करता है, और उन थैलियों में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो हमारा जो आंसर जाता है वो कौन सा जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल्स, यानी स्त्रावी थैलियों के निर्माण में। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, इसके लिए तो मीसोसोम्स होते हैं।
एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड का जो सक्रियण है वो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये तो ट्रांसलेशन से पहले होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस थे ये नहीं हो सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या गया? सेकंड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कौन सा इवेंट नहीं होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होगी? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में कौन सी घटना नहीं होगी? ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है प्रोटीन की फोल्डिंग। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और वो प्रोटीन को ईआर में डालते हैं, तो वहां पर प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। इसका मतलब प्रोटीन की फोल्डिंग का काम है। हमसे पूछा है कौन सी घटना नहीं होती है? डज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन की बात करते हैं तो ये ऑप्शन यहां पे गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? अभी हमने बात की थी कि प्रोटीन तो ईआर बनाता है लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो गोल्जी बॉडी करता है, उसके ऊपर शुगर ऐड करने का काम, शर्करा को जोड़ने का काम जो है वो तो गोल्जी बॉडी का है। इसको ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन की घटना कहते हैं। तो ये काम ईआर का नहीं, गोल्जी बॉडी का है। तो जो हमारा आंसर सेट होता है वो है बी। ठीक है, सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन कहता है क्लीवेज ऑफ द सिग्नल पेप्टाइड, संकेत पेप्टाइड का विदलन। बिल्कुल सही है ये, मैं इसको समझाता हूं, देखो कैसे है। देखें, आपको पता है कि राइबोसोम्स जो होते हैं उसमें एमआरएनए होता है। राइबोसोम दोनों जो यूनिट होती है राइबोसोम की, छोटी और बड़ी, वो एमआरएनए को पकड़ लेती है और प्रोटीन बनाना शुरू करती है। ठीक है, इस तरह से इसमें प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है। प्रोटीन का जो एक किनारा होता है, वन एंड जो होता है, उसे हम एंड टर्मिनल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एंड टर्मिनल कहते हैं। जब प्रोटीन बन रहा होता है तो एंड टर्मिनल पर कुछ प्रोटीन आकर जुड़ जाते हैं जिन्हें हम सिग्नल पेप्टाइड कहते हैं। सिग्नल पेप्टाइड, कुछ प्रोटीन आके इनके ऊपर अटैच हो जाते हैं जिसे हमने क्या बोला? सिग्नल पेप्टाइड। ठीक है, ये किस चीज का सिग्नल दे रहे हैं? ये इस चीज का सिग्नल दे रहे हैं कि अब इस स्ट्रक्चर को, यानी इस पूरे राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर आके जुड़ जाना चाहिए, यानी इस स्ट्रक्चर को अब यहां आ जाना चाहिए। जब ये संरचना, जब ये स्ट्रक्चर यहां पहुंच जाती है इस सिग्नल के माध्यम से, सिग्नल के थ्रू यहां पहुंच जाती है, तो एक सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम आता है जो इस सिग्नल पेप्टाइड को क्लीव कर देता है, इसको यहां से हटा देता है। यानी काम ये रहा कि सिग्नल देना था और इस स्ट्रक्चर को ईआर के सिस्टर्नी पर जोड़ना था। जैसे ही जुड़ जाए तो सिग्नल पेप्टाइड का काम ही खत्म हो गया, इसको हटा दो। तो जो क्लीव करने वाला जो एंजाइम है जिसको पेप्टिडेज कहते हैं, वो उसको यहां से हटा देता है। तो ये काम भी कौन करवाता है? ईआर ही करवाता है। इसका मतलब ये काम ईआर का है। ठीक है, और फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस की बात करते हैं तो ये काम तो एसईआर का है कि एसईआर क्या करता है? लिपिड बनाता है और उसको मॉडिफाई करके फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट करता है। यानी कहीं ना कहीं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है। तो जो कार्य नहीं है वो है ग्लाइकोसाइलेशन, इसलिए हमारा आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विद द सिंगल एमआरएनए। मैनी राइबोसोम एसोसिएट विद single mRNA to form multiple copies of polypeptide simultaneously. Such string of ribosomes are termed as। ठीक है, बहुत से राइबोसोम एक mRNA संबंध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। राइबोसोम की ऐसी श्रृंखला को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे राइबोसोम, यानी क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि एक mRNA होगा और उस एक mRNA पर बहुत सारे जो राइबोसोम्स हैं वो लगे रहेंगे। एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम लगे रहेंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरएनए दो टाइप के होते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक जो आरएनए होता है वो यूकैरियोट्स में होता है, वो एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए मैसेज कैरी करता है और उस पर एक ही राइबोसोम जुड़ता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में एक आरएनए को हम पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए कहते हैं। वो आरएनए अनेकों प्रोटीन के लिए संदेश यानी मैसेज कैरी करता है और उस पर एक साथ में बहुत सारे राइबोसोम आकर जुड़ते हैं, जिसे हम पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम
या फिर अर्गाजोम्स कहते हैं। यानी एक संरचना जिसमें आरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम होते हैं उसे हम कह सकते हैं पॉलीजोम कह सकते हैं, पॉलीराइबोसोम कह सकते हैं, या फिर इसे हम अर्गाजोम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन कहता है पॉलीजोम, बिल्कुल आंसर सही निकल गया। पहला ऑप्शन ही सही है, पॉलीजोम जो हमने लिख रखा है इसको पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, पॉलीहेड्रल बॉडी, प्लास्टिडोम, न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स इस तरह से कोई भी इसका आंसर सेट नहीं होता, तो सीधा आंसर क्या है पॉलीजोम। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ध्यान रखें नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें गलत कथन का जो है सिलेक्शन करना है। देखते हैं, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया, क्या कहता है ये, लयनकाय अंतःद्रवी जालिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि हमें याद रखना है गर्ल, GERL, वो गर्ल नहीं है GIRL वाली, यहाँ पे GERL वाली गर्ल है। इसमें मतलब ये निकलता है कि लाइसोसोम्स, L मतलब लाइसोसोम, निर्भर करते हैं गोल्जी बॉडी पे और गोल्जी बॉडी निर्भर करता है ER पे। लाइसोसोम को बनाने वाला गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय को बनाने वाला ER होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि लाइसोसोम के अंदर के जो एंजाइम है, जो पाचक एंजाइम जो लाइसोसोम में है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में है, उनका सिंथेसिस ER करता है। लेकिन लाइसोसोम को ER सीधा नहीं बनाता, लाइसोसोम को पहले जो है गोल्जी बॉडी बनाता है और गोल्जी बॉडी को ER बनाता है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत जाता है कि लाइसोसोम का निर्माण जो है पैकेजिंग द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं गोल्जी बॉडी से होता है, और हमें गलत कथन का चयन करना है। तो आंसर क्या जाता है, ए इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। और देखते हैं, लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम में बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, ये तो बिल्कुल सही, NCERT की लाइन है, ये सही है। यहाँ पे द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर द एसिडिक पीएच। लयनकायों के जल अपघटनीय एंजाइम अम्लीय पीएच पर क्रियाशील होते हैं, तो बिल्कुल सही है, वो 5 की पीएच पर काम करते हैं। इसका मतलब 5 की पीएच एसिडिक होती है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, लयनकाय झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, बिल्कुल वो एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है जो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मतलब बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट जो गलत था वो था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर। देखें पहले क्या लिखा है, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर। एक उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, छोटी भुजा, यानी आप इसमें मार्क करें, पहले हमें यह बताना है, फिर हमें यह बताना है, और हमें पता होना चाहिए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो वो क्रोमोसोम जो होते हैं उनके सेंटर में एक छोटा सा बिंदु होता है जिस गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं, और सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों की संरचना में भिन्नता होती है, गुणसूत्रों के स्ट्रक्चर में फर्क आ जाता है। अगर हम ये कह दें कि सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होता है तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर या नीचे खिसक जाए और बिल्कुल सेंटर में नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, अगर सेंट्रोमियर थोड़ा किनारे की तरफ खिसक जाए तो उसे हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, और अगर सेंट्रोमियर पूरा का पूरा खिसक के किनारे पर आ जाए, टीलोमियर पर आ जाए, तो उसे हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। यानी टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। और हमसे जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है सब मेटासेंट्रिक में, कि जो छोटी भुजा है और बड़ी भुजा है उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टर आर्म एंड लॉन्गर आर्म। आपको पता होना चाहिए कि जो छोटी वाली आर्म होती है उसे हम पी यानी पेटिट कहते हैं, और जो लंबी वाली जो आर्म होती है उसे हम क्यू या फिर क्यूई कहते हैं। यानी पी यानी पेटिट, क्यू यानी क्यूई, पी यानी शॉर्टर आर्म, क्यू यानी लॉन्गर आर्म, यानी लंबी भुजा क्यू, छोटी भुजा पी आर्म होती है।
ठीक है। तो इस तरह से क्रोमोसोम के अंदर जो आता है, और देखें आप ये क्वेश्चन नीट 2019 के अंदर आया हुआ है, रिसेंटली एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आंसर आएगा इसका तो क्या देखें, एम एंड एन आर्म रेस्पेक्टिवली, क्रमशः एम तथा एन भुजा नहीं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि हम ऑलरेडी कह के चलते हैं पी और क्यू। एस एंड आई, ये वाला शब्द भी यहां नहीं आएगा, ठीक है। पी एंड क्यू आर्म रेस्पेक्टिवली, बिल्कुल ठीक है। छोटी वाली जो भुजा है वो पी होगी, बड़ी वाली जो भुजा है क्यू, क्योंकि हमें पहले छोटी भुजा निकालनी है और फिर लंबी भुजा निकालनी है। इसका मतलब आंसर क्या जाता है, सी। क्लियर है। और नीचे वाले लास्ट ऑप्शन में क्यू एंड पी दे रखा है, मतलब क्यू एंड पी लिखा हुआ तो सही है, लेकिन क्यू पहले लिखा है और पी बाद में लिखा है, इसलिए ऑप्शन गलत चला गया। राइट, तो आंसर इज ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following pair of organelle does not contains DNA? Pair of organelle does not contains DNA. ठीक है। निम्न में से कोशिकांग के युग्म में किसमें डीएनए नहीं होता? ठीक है। और हमें पता है कि डीएनए किस किस्म होता है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो डीएनए है वो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। डीएनए किस किस्म होगा, न्यूक्लियस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और हरित लवक में होगा। इसके अलावा डीएनए कहीं पर भी नहीं होगा। तो देखें अगर ऑप्शंस में, तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो न्यूक्लियर एनवेलप में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में तो फिर भी होता है, न्यूक्लियर एनवेलप में नहीं होता, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पेयर का सिलेक्शन करना है, युग्म का सिलेक्शन करना है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में तो है बट लाइसोसोम के अंदर नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट में तो है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो है, रसधानियों में यानी वैक्यूल में नहीं होता। फिर कहता है लाइसोसोम एंड वैक्यूल, तो हमको ये पता लगाना था कि किस युग्म में डीएनए नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब दोनों ऐसे होने चाहिए जिनमें डीएनए नहीं होता। तो यहाँ लाइसोसोम में भी नहीं होता और वैक्यूल में भी नहीं होता, यानी ये वो ऑप्शन है जिसमें दोनों में डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक है, बाकी इसमें देखें माइटोकॉन्ड्रिया में है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में है, यानी वो दोनों युग्म को फुलफिल नहीं करते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following organelle is called protein factory? ये देखें, निम्नलिखित में से कोशिकांग में किसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री मैंने आपको बताया, जैसे कि राइबोसोम जो होता है, जो कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है और दोनों के अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसलिए राइबोसोम को ही हम प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन बनाने वाला कारखाना या उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो जाएगा राइबोसोम्स। जो हमारा आंसर है वो है राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, स्तंभ एक को स्तंभ दो के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखें कैसे सुमेलित करेंगे। पहले लिखा हुआ है गोल्जी बॉडी, ठीक है, और गोल्जी बॉडी के सामने यहां पर फंक्शंस दे रखे हैं, हमें पता लगाना है कौन सा काम होता है। तो देखें आप, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। गोल्जी बॉडी जो है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। दूसरा देखो लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम सेल्यूलर डाइजेशन में यानी कोशिकीय पाचन में भाग लेता है और इसके अंदर पाचक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव रस भरे रहते हैं। इसका मतलब क्या जाएगा, डाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, जैव अणु का पाचन। वैक्यूल की बात करते हैं, रिक्तिकाओं की बात करते हैं, तो रिक्तिकाएं आवश्यक और उत्सर्जी पदार्थों के संग्रहण से संबंधित है, यानी उत्सर्जी उत्पाद व अपशिष्टों को पकड़ना, ट्रैप द वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, बिल्कुल वैक्यूल का काम है। और राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को भी हमने बताया प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, यानी सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो ए के साथ में जो मैच करता है वो थर्ड है, ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, तो ए के साथ मैच करने वाला थर्ड है। उसके बाद में बी के साथ मैच करने वाला फोर्थ है, तो बी के साथ मैच करने वाला फोर्थ है, इसका मतलब आंसर जो हमारा जाता है वो है ए। और सी के साथ मैच करने वाला सेकंड, सी के साथ मैच करने वाला सेकंड और डी के साथ मैच करने वाला फर्स्ट है। तो जो इसमें मैच द कॉलम में जो आंसर बनता है वो है फर्स्ट, बाकी के गलत ऑप्शंस जो है वो मैच किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, सूक्ष्म नलिकाएं किसकी संगठन होती है, सूक्ष्म नलिकाएं किससे क्या 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 बनाती है, हम ये कह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका कंकाल का भाग है। माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन, द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन कोशिका कंकाल का भाग है। और माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया, फ्लैजिला,
जिनमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। सेंट्रियोल जिसको अपन तारक केंद्र कहते हैं, तारक केंद्र में 9+0 की जो अरेंजमेंट होती है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई होती है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जब एनाफेज में जो तर्कु तंतु बनते हैं जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, जो क्रोमोसोम के ब्रेकडाउन से, गुणसूत्रों के विखंडन से या विभाजन से संबंधित है, उनका निर्माण भी माइक्रोट्यूब्यूल ही करता है। यानी सीलिया बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल, फ्लैजिला बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल, तारक केंद्र बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल और तर्कु तंतु बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल भाग लेता है। अब देखते हैं इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो इन सारी बातों को फुलफिल करता है। ठीक है, तो देखें पहला ऑप्शन कहता है सीलिया, फ्लैजिला एंड पैरोक्सिसोम। तो पैरोक्सिसोम की बात आ गई तो गलत हो गया, क्योंकि पैरोक्सिसोम का निर्माण माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं होता, सीलिया एंड फ्लैजिला का होता है। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया बिल्कुल क्लियर है, यानी तर्कु रूपी रेशों का, जिनको अपन तर्कु तंतु कहते हैं, इनका निर्माण माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। तारक केंद्रों का माइक्रोट्यूब्यूल से होता है और पक्षमाभ और कशाभिका का जो निर्माण है बिल्कुल वो माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। तो आंसर हमारा जाता है बी। सी में फिर क्या आ गया? सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर एंड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन यह गलत आ गया, क्रोमेटिन में तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, तो ये गलत हो गया। सेंट्रोजोम की बात करते हैं, तारक कायों की बात करते हैं, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियोजोम। न्यूक्लियोजोम के अंदर ये नहीं होंगे, सेंट्रियोल्स में हो सकते हैं, सेंट्रियोल में हो सकते हैं, सेंट्रोजोम में हो सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोजोम के अंदर ये नहीं होते, इसलिए इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियोलस? देखें आप, ट्रू फॉर द न्यूक्लियोलस, केंद्रिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केंद्रिक, ठीक है, आपको पता होगा कि यूकैरियोट्स में केंद्रक के अंदर एक छोटा सा झिल्ली रहित और कोशिकांग होता है, जैसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ठीक है, जिसका काम है राइबोसोम निर्माण करना, जिसका काम है आरआरएनए और राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के माध्यम से राइबोसोम बनाना, यह काम होता है न्यूक्लियोलाई का। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन उसके लिए सही है। क्या पूछ रहा है? ट्रू पूछ रहा है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन यह कहता है लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, विभाजित होती कोशिकाओं में बड़े केंद्रिक होते हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। एनसीईआरटी की लाइन कहती है द लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल, मतलब बड़े बड़े केंद्रिक या बड़ी बड़ी केंद्रिका उन कोशिकाओं में होती है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। यानी प्रोटीन बनाने वाले में केंद्रिका बड़े बड़े आकार की होती है, विभाजन करने वाले में नहीं होती है। इसका मतलब यह ऑप्शन सही नहीं है, यह गलत है। फिर कहता है इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, यह भित्ति से घिरा रहता है। नहीं, यह भित्ति यानी झिल्ली से यहां पर घिरा हुआ नहीं होता, यह झिल्ली रहित होता है। ठीक है, इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, ये तर्कु बनाने में भाग लेता है। नहीं, तर्कु बनाने में भाग जो लेते हैं वो तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण के लिए क्रियाशील स्थल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं, तो आरआरएनए और प्रोटीन को मिलाकर राइबोसोम बनाने में भाग लेते हैं। तो जो आंसर बनता है वो है डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेल्यूलोज the most important constituent of plant cell wall is made up of। सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक है। ये किसका बना होता है? ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है, राइट? मतलब कह रहा है कि सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबसे मेन कंपोनेंट है और पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। किसका बना हुआ है, किस चीज से बना हुआ है? तो पहले मैं आपको बता दूं, सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द अर्थ। सेल्यूलोज हमारे धरती का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, राइट? किसका बनता है, कैसे बनता है? पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको क्या इसका आंसर रहेगा। पहला ऑप्शन कहता है ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग। ग्लूकोज अणु की अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी शाखित श्रृंखला से। दूसरा कहता है अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लूकोज अणु की अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी अशाखित श्रृंखला से। तीसरा ऑप्शन कहता है ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन स्ट्रेट चेन एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एट द साइट ऑफ ब्रांचिंग। ग्लूकोज अणु की बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी सीधी शाखित श्रृंखला से तथा 1,6
अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध शाखन के सिरे पर। डी ऑप्शन कहता है अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लूकोज अणु की बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ी अशाखित श्रृंखला से। ठीक है, अब ये इतने सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हमको दे रही है, लेकिन अपन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, राइट। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज का अनब्रांच्ड पॉलीमर है, यानी बीटा ग्लूकोज की अशाखित जो श्रृंखला होती है उसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। ये सीधी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। बीटा ग्लूकोज का सीधी श्रृंखला है, स्ट्रेट चेन है। जब स्ट्रेट चेन है तो वहां पे जो ग्लूकोज के बीच के जो बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे, क्योंकि 1,6 ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड है वो ब्रांच पॉइंट पर होता है, यानी शाखा वाले बिंदु पर होता है। इसका मतलब यहां पर जो आंसर जाता है वो बीटा ग्लूकोज होगा और 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की सीधी श्रृंखला होगी, शाखा इसके अंदर नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाता है वो जाता है डी, राइट। ए ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ए में देखिए आप क्या दे रखा है? ब्रांच्ड चेन, यानी क्या दे रखा है? शाखित श्रृंखला यहां पर दे रखी है, जो होना नहीं चाहिए। ये देखिए ब्रांच तो होता ही नहीं है, सेल्यूलोज तो अनब्रांच्ड होती है। सी वाले में भी यही प्रॉब्लम है, ब्रांच चेन दे रखी है, यानी ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बी वाले में क्या किया इन्होंने? अल्फा ऑप्शन दे दिया। ये देखिए क्या दे दिया है? अल्फा ऑप्शन दे दिया, जबकि अल्फा ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता ही नहीं है। ये पॉलीमर किसका होता है? बीटा ग्लूकोज का होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाता है वो है डी, राइट। मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉलम के बीच में मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। देखते हैं क्या मैच किया हुआ है। सबसे पहले देखो थाइलेकॉइड की बात की हुई है, ठीक है। अब थाइलेकॉइड क्या होते हैं? तो देखो थाइलेकॉइड जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में जो है मिलते हैं, यानी फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में चपटी झिल्लीमय कोश को हम क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड कहते हैं। स्ट्रोमा में जो छोटे छोटे कोश होते हैं उन्हें थाइलेकॉइड कहते हैं, जो मिलकर ग्रेना बना देते हैं, राइट। दूसरा क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाली मेम्ब्रेन के फोल्ड को अपन क्रिस्टी कहते हैं, तो इन फोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सिस्टर्नी, जो गोल्जिकाए होते हैं उनमें जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। और क्रोमेटिन डीएनए और स्टोन से बने हुए होते हैं, यानी संघनित रूप। डीएनए का जो कंडेंस स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो संघनित संरचना है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। यानी ए के साथ में क्या मैच करता है? थर्ड, तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। बी के साथ में क्या मैच करता है? तो देखें फोर्थ, तो बी के साथ में फोर्थ वाला जो मैच करता है वो हो सकता है। सी के साथ में क्या मैच करता है? फर्स्ट, यानी जो हमारा आंसर जाता है वो है ए। तो ए में चारों ऑप्शन, चारों जो दिए हुए विकल्प हैं उनके साथ में सही रूप से मिलान किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देखें अपन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम की बात करते हैं। किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है? तो मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिकाए करता है और लाइसोसोम के अंदर के जो एंजाइम है उनका निर्माण अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है। तो लाइसोसोम के अंदर जो भी एंजाइम होते हैं वो सेल्यूलेज, एमाइलेज, सेल्यूलेज तो नहीं कह सकते, एमाइलेज, पैक्टिनेज कह सकते हैं, प्रोटीएजेज कह सकते हैं, न्यूक्लियेजेज कह सकते हैं। ये सारे एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और लाइसोसोम के अंदर अवेलेबल होते हैं। और ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल वृहत अणुओं के पाचन के लिए होते हैं और इन्हें हम एसिड हाइड्रोलिजेज यानी अम्ल जल अपघटनी एंजाइम कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे? लाइसोसोम्स। तो जो जल अपघटनी एंजाइम है वो लाइसोसोम्स के अंदर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक स्टेटमेंट दिए हैं, देखें। हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्टेटमेंट दिया है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, अर्ध स्वायत्त अंगक है। दूसरा, फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन्स डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन से बनते हैं और उनमें डीएनए होता है लेकिन प्रोटीन संश्लेषित प्रणाली का अभाव होता है। तो क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनके लिए ये कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? तो पहले हम ये देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के लिए क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए हैं वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो देखें, माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक सेमी ऑटोनोमस अर्ध स्वायत्त अंगक है, बिल्कुल सही है। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही दिया हुआ है। दोनों को हम अर्ध स्वशासित कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं।
क्यों कहते हैं, इसको भी बात कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद की प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी होनी चाहिए, तभी इसे कहा जाएगा, यानी खुद में प्रोटीन संश्लेषण का काम होना चाहिए। लेकिन बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाला जो स्टेटमेंट है, वो कहता है कि बिल्कुल सही कहता है, फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जो है वो द्विविखंडन करके गुणन करते हैं, पहले वाले टूट टूट के नए नए बनाएंगे, यहां तक तो सही है। फिर कहता है दे कंटेन्स डीएनए, यानी उनके अंदर डीएनए होता है, ये भी ठीक दिया हुआ है। लेकिन फिर आगे जो पॉइंट लिखा है, प्रोटीन संश्लेषण की जो मशीनरी है, प्रणाली है, उसका अभाव होता है, यानी दे लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो ये गलत दे दिया, इसका मतलब जो बी स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, ए स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। तो अपन देखते हैं, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ए सही है लेकिन बी गलत है, बिल्कुल ठीक दिया है। ए सही है लेकिन बी ऑप्शन जो है वो यहां पे गलत है। ठीक है, इसका मतलब बाकी के सारे वाले ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, ठीक है, कोशिका जो है सजीव की इकाई की हम बात कर रहे थे, उस चैप्टर से रिलेटेड हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि नीट की प्रिपरेशन के लिए और आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से याद करेंगे, समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, तो आपके लिए नीट का एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा और इजीली आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।